हाय दोस्तों, आज का दौर इंफॉर्मेशन और इंटरनेट का दौर है और इलेक्ट्रिसिटी इस इंटरनेट की सदी में ब्लड लाइन का काम करती है। हमारी ऑलमोस्ट सभी जरूरत की चीजें, गैजेट्स बिजली से चलती हैं। लेकिन आज की हमारी कहानी जापान की एक ऐसी फैमिली के बारे में है जो हाईली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी पे थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपकी और मेरी जिंदगी है। और फिर ये फैमिली क्या करती है जब अचानक पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी रातों रात बंद कर दी जाती है। और ये सभी यही सोचते हैं कि कुछ ही घंटों के लिए लाइट गई है, वापस आ जाएगी। और जब इन्हें महसूस होता है कि इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर होने के दूर दूर तक कोई असरात नजर नहीं आ रहे, तो ये क्या करते हैं और अपनी जिंदगी दोबारा बिना बिजली के कैसे गुजारते हैं, उसी पे ये कहानी मबनी है। ये स्टोरी जापानीज मूवी सर्वाइवर फैमिली की है और काफी रिलेटेबल और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है तो सुजुकी फैमिली को दिखाया जाता है, जो एक आम सी फैमिली है जिसमें एक बाप योशियुकी, उसकी बीवी मित्सुई, उनका बेटा केंजी और बेटी यूई टोक्यो के एक अर्बन एरिया के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं। अब योशियुकी जो बैठा टीवी एंजॉय कर रहा है और उसकी बीवी नॉर्मल हाउस होल्ड काम कर रही है और उनके बेटे केंजी और यूई अपने फोन्स में बिजी हैं। यानी हमें महसूस हो रहा है कि इनकी जिंदगी पूरी तरह बिजली और इंटरनेट से चलती है और ये सभी मुश्किल से ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बिल्कुल हर अर्बन फैमिली की तरह। खैर कहानी आगे बढ़ती है तो अगले दिन योशियुकी सुबह लेट उठता है और वो फौरन से घड़ी देखता है जो रुक चुकी है, शायद इसीलिए अलार्म नहीं बजा। और वो जल्दी से बाहर आता है और अपनी बीवी से पूछता है टाइम क्या हो रहा है। तभी उसे पता चलता है कि बिजली से चलने वाली कोई भी चीज काम नहीं कर रही है। तभी यूई उठकर आती है और झटपटा पड़ती है जब उसे पता चलता है कि ना टीवी चल रहा है और ना ही एसी। योशियुकी फिर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में कॉल करता है तो उसे पता चलता है ले भाई, फोन भी नहीं चल रहा है। खैर बाप और बच्चे अपने घर से निकल जाते हैं स्कूल और ऑफिस के लिए और लिफ्ट के पास पहुंचते हैं जहां लोगों का हजूम लगा हुआ है, क्योंकि बिना लाइट के लिफ्ट भी काम नहीं कर रही होती। और सभी बिल्डिंग वाले सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। सभी बहुत कंफ्यूज और परेशान आगे बढ़ते हैं। योशियुकी जो ऑफिस के लिए ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है, जल्दी से मेट्रो स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहां पर भी लोगों का हजूम ही मिलता है और ये सभी लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। लेकिन फिर ऑफिशियल्स उनको बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाने की वजह से ट्रेन्स नहीं चल रही हैं। हम सभी को अगले नोटिस का इंतजार करना होगा। और फिर कई लोग बसेस का रुख करने लगते हैं, लेकिन सभी इलेक्ट्रिक और फ्यूल पावर व्हीकल्स काम नहीं कर रही थी। तभी केंजी जो मजे से अपनी बाइक पे स्कूल जा रहा है और फिर वो रुक कर हैरान और परेशान हो जाता है। जो शहर नॉर्मली इस टाइम बसेस और गाड़ियों की लाइन से भरा रहता था, अब बस लोग पैदल ही भाग रहे हैं अपने कामों पर। और फिर कई लोग केंजी और इसकी बाइसाइकिल से जलते हुए इसको देख रहे हैं। और योशियुकी किसी तरह अपने ऑफिस पहुंच ही जाता है, लेकिन उसकी बिल्डिंग का डोर भी इलेक्ट्रॉनिक है तो जाहिर सी बात है वो भी बंद है। लेकिन अजीब बात यह है कि किसी की भी घड़ी काम नहीं कर रही होती तो किसी को पता ही नहीं कि टाइम चल क्या रहा है। खैर ये लोग आपसी सहमति से शीशे का दरवाजा तोड़ देते हैं और सब लोग अपनी ड्यूटीज पे भागते हैं। लेकिन फायदा तो कोई होने नहीं वाला था, क्योंकि ऑफिस में काम क्या करना था, सभी कंप्यूटर्स तो बिना पावर के बंद हैं। पर शायद इन सब ने अटेंडेंस लगवानी थी। और फिर मित्सुई अपनी कुछ दोस्तों से मिलती है अपने अपार्टमेंट के बाहर, जो सभी पावर कट हो जाने को डिस्कस कर रहे हैं और सब मिलकर रात के लिए कैंडल्स लेने स्टोर्स की तरफ जाते हैं। मित्सुई अब भी काफी कंफ्यूज है, क्योंकि उसे उम्मीद है पावर लौट आएगी। आखिर पावर ही गई है, न जाने ये सब इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। खैर वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ स्टोर चली जाती है जहां लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं और सभी लोग राशन पानी के स्टॉक्स खरीदने में बिजी हैं। और कैशियर की लाइन तो और बिजी और स्लो है, क्योंकि कंप्यूटर्स नहीं चल रहे तो बिल्स मैनुअल बना रहे हैं। तभी कैशियर अनाउंस करता है हम सिर्फ कैश एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बहुत से लोग जो कार्ड पे करना चाह रहे थे, इन्हें लाइन छोड़कर एटीएम भागना पड़ा। पर एज वी ऑल नो कि एटीएम मशीन्स भी अब काम नहीं कर रही। और योशियुकी के ऑफिस में अब लोगों को रियलाइज होने लग गया है कि ये कोई नॉर्मल पावर कट नहीं है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि ये आखिर चल क्या रहा है। उनका बॉस आज की सबको छुट्टी देता है। जाहिर सी बात है कंप्यूटर्स नहीं चल रहे तो सभी बैठे फजूल में गप्पे और मक्खियां ही मार रहे हैं। और घर जाते वक्त योशियुकी साइकिल की एक दुकान पे जाता है, लेकिन दुकानदार ने मौके का फायदा उठाकर साइकिल्स की प्राइस ऑलमोस्ट डबल की होती है। थोड़ी बार्गेनिंग के बाद योशियुकी एक साइकिल वहां से खरीद लेता है और रात को सुजुकी फैमिली कई सालों बाद एक साथ कैंडल लाइट डिनर करते हैं। और फिर केंजी
टॉयलेट जाता है, लेकिन फ्लश और बाद में टैब में भी पानी नहीं आ रहा होता। यूई काफी कंफ्यूज्ड होती है कि पावर के जाने से पानी के ना आने का क्या कनेक्शन है। खैर सब अपना डिनर फिनिश करते हैं और अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बोर हो जाते हैं बिना अपने फोन्स और इंटरनेट के। तो फिर सभी अपनी बैल्कनी में जमा हो जाते हैं और तारों को देखते हैं, क्योंकि पूरे शहर में सिर्फ तारों और चांद की ही रोशनी होती है। और न जाने कितने सालों बाद पूरी फैमिली ने एक साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय किया था। और अब बिना पावर के तीसरा दिन है और इनके अपार्टमेंट की हालत अब बहुत ही ज्यादा खस्ता है। गंदे बर्तन और गंदे कपड़ों की स्मेल अब पूरे अपार्टमेंट में आ रही है। और जब योशियोकी ऑफिस होता है तो उसका बॉस सबको ऑफिस ना आने का कहता है जब तक पावर नहीं आ जाती। योशियोकी एतराज तो करता है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो सैलरी कैसे रिसीव करेंगे, लेकिन उसका सीनियर उसे कहता है इस वक्त सिर्फ अपनी फैमिली का सोचो, क्योंकि कुछ ही दिनों में टोक्यो में पानी और खाने पीने की चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और जब योशियोकी ऑफिस के बाहर निकलता है तो उसका सीनियर फिर उसे अपनी फैमिली के साथ मिलता है, जो उसे कहता है मैं तो भाई अपनी फैमिली के साथ शहर से दूर अपने गांव में जा रहा हूँ। दिल तो योशियोकी का भी यही करने को कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद है कि पावर आ जाएगी। और मित्सुई पानी की खाली बोतलें पकड़े हुए पास के एक टैंक पे आती है, लेकिन वहाँ पे भी लोगों का रश लगा हुआ है और सभी को वापस जाने का कहा जाता है क्योंकि टैंक भी अब खत्म हो चुका है। और योशियोकी जो बैंक जाता है पैसे विड्रॉ करने, लेकिन इतने लोग होते हैं वहाँ कि इस बेचारे को तो बैंक का दरवाजा तक देखने को नसीब नहीं होता। और अब इलेक्ट्रिसिटी गए हुए 7 दिन गुजर गए हैं और सभी स्टोर्स में खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है और स्कूल्स और ऑफिस सब बंद हो चुके हैं और बहुत से लोग अपने अपने गाँव जा रहे हैं। सुजुकी फैमिली भी अब यही डिसाइड करती है क्योंकि शहर में कुछ नहीं रखा, हमें भी अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। और अगले दिन सुबह सुबह पूरी फैमिली साइकिल्स पे निकल जाती है। दोनों बच्चे अपनी अपनी साइकिल पे होते हैं और योशियोकी मित्सुई को पीछे बिठाकर एक साइकिल पे जा रहे होते हैं। और रास्ते में काफी लोगों ने अपनी दुकान सड़क पे ही लगाई हुई है, लेकिन सभी पानी एक्सेट्रा बहुत ही हाई प्राइस में बेच रहे हैं। लेकिन योशियोकी एक दुकानदार से बार्गेनिंग करता है और सस्ते में पानी का स्टॉक खरीद लेता है। और फिर पूरी फैमिली एक जगह रुक के खाना खाती है और रेस्ट करती है और फिर अपने सफर पे निकल जाते हैं। और फाइनली एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां इनका प्लान ये था कि फ्लाइट पकड़कर मित्सुई के गांव जाएंगे जहां इसका डैड अब भी रहता है। और इनको बताया गया था कि फ्लाइट्स तो चल रही हैं, लेकिन इन्हें यहाँ आकर लोगों के लगे रश से पता चलता है कि एयरपोर्ट भी बंद है। और फिर एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स बताते हैं कि सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और अब तब तक नहीं चलेंगी जब तक पावर नहीं आ जाती। और अब इनके पास कोई जगह नहीं बची थी जाने के लिए, तो ये लोग पास के ही एक होटल में चले जाते हैं रात गुजारने के लिए। होटल का मालिक इनकी सिचुएशन का खूब फायदा उठाता है और ओवर प्राइस में इनको रूम दे देता है। और अब ये रूम में बैठे ये डिसाइड करते हैं कि घर वापस चले जाते हैं, लेकिन योशियोकी कहता है कोई फायदा नहीं है, पूरे टोक्यो में खाना और पानी दोनों खत्म हो चुके हैं, वहाँ सरवाइव नहीं किया जा सकता और अब हमें साइकिल पे ही मित्सुई के गांव कागोशिमा पहुंचना होगा। और अगले दिन केंजी और यूई एक बुक स्टोर पर जाकर मैप ले लेते हैं और मित्सुई योशियोकी की 2 शराब की बोतलों के बदले किसी से एक साइकिल और कुछ खाना ले लेती हैं। और सुजुकी फैमिली फिर निकल पड़ती है अपनी मंजिल की ओर। और कुछ ही घंटों के सफर के बाद ये लोग हाईवे तक पहुंच जाते हैं, जहां इन जैसे कई लोग साइकिल पर सफर कर रहे हैं और अपने अपने गांव जा रहे हैं। फिर रात को ये उन मुसाफिरों के साथ सड़क पे ही कैंप लगाकर उनके साथ ही रहते हैं। एक फैमिली जब इनको पानी पीते देखती है तो इनसे पानी मांगती है, लेकिन ये लोग झूठ बोल के अपनी जान छुड़ा लेते हैं कि ये आखिरी बोतल है बस। और डिनर करके ये लोग उधर ही सो जाते हैं और अगले दिन फिर सफर पर निकल जाते हैं और एक टनल के पास पहुंचते हैं जहां पूरा अंधेरा होता है और ये टनल लाशों से भरा हुआ है। पर इनको एक बूढ़ी औरत रास्ता दिखाती है और टनल से बाहर ले आती है। और अब इलेक्ट्रिसिटी को गए हुए 16 दिन गुजर चुके हैं और ये लोग एक दरिया के पास रुककर आराम कर रहे होते हैं और अपनी आखिरी पानी की बोतल भी खत्म कर लेते हैं। योशियोकी फिर उठता है और दरिया से डायरेक्ट पानी पीने लग जाता है। और अब इनके सफर में एक जोरदार तूफान आ जाता है, तो ये लोग अपना सारा सामान और साइकिल वहीं छोड़कर पास के एक फ्लाईओवर के नीचे तूफान के रुकने का इंतजार करते हैं। और तूफान के थमने के बाद जब ये लोग अपने सामान के पास लौटते हैं तो केंजी की साइकिल का टायर खराब हो चुका है, खाने पीने का सामान और कपड़े बिखरे पड़े होते हैं। फिर ये लोग पास के एक टाउन में पहुंचते हैं तो केंजी और यूई खाने और पानी की तलाश में निकलते हैं। योशियोकी और मित्सुई को रेस्ट करने के लिए छोड़ जाते हैं और कुछ ही देर में इन्हें एक स्टोर मिलता है, लेकिन खाने पीने का सेक्शन इतना खाली और साफ होता है जैसे अभी अभी इधर पोछा मारा हो। फिर केंजी अपनी साइकिल का टायर ढूंढने लगता है, लेकिन वो सब भी बिक चुके होते हैं। फिर इन्हें ड्रिंकिंग वाटर तो
तो नहीं लेकिन डिस्टिल्ड वाटर मिलता है जो पिया जा सकता है और यूई कैट फूड उठा लेती है और फिर ये लोग अपने माँ बाप के पास लौट आते हैं। कैट फूड ये पहली दफा ट्राई कर रहे होते हैं जो बहुत ही भद्दा लगता है इन्हें, लेकिन क्या करें, पेट तो भरना है। और केंजी अपने फोन कवर को यूज करके अपनी साइकिल का टायर रिपेयर कर लेता है और पूरी फैमिली दोबारा अपने सफर पर निकल जाते हैं। और फिर अगला हफ्ता ये लोग कैट फूड और बैटरी वाटर पर सरवाइव करने के बाद फाइनली दूसरे मुसाफिरों से मिलते हैं जो इन्हें रोड के पास उगी हुई घास खाने का मशवरा देते हैं और इनकी एक फोटो भी पुराने रील वाले कैमरे से क्लिक करते हैं और इनसे प्रॉमिस करते हैं जैसे ही पावर आएगी इनको ये पिक्चर कुरियर करेंगे। और फिर कुछ घंटे साथ ही सफर करते हैं और फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और फिर डे 43 पे ये लोग एक्वेरियम तक पहुंचते हैं जहां लोग मछलियां पकड़कर खाते हैं। पूरी फैमिली बहुत खुश होती है और जल्दी से लाइन में लग जाते हैं और जब तक इनकी बारी आती है सब कुछ बिक चुका होता है। योशियोकी तो पैर ही पकड़ लेता है उस आदमी के जो फिश बेच रहा है, लेकिन वो भी क्या करे, सब बिक चुका होता है। अब ये लोग सफर करते करते थक चुके हैं और बिना पानी और खाने के थक के एक मैदान में रुक जाते हैं जहाँ योशियोकी भूख के मारे जमीन के कीड़े को खाने लगता है। लेकिन फिर इन्हें एक पिग दिखाई देता है। इन लोगों की खुशी तो 7वें आसमान तक पहुँच जाती है जब योशियोकी उस पिग को पकड़कर मार देता है, लेकिन उसको काटने की हिम्मत इनमें से कोई नहीं करता। और फिर वहाँ तानाका नाम का एक आदमी आता है जो पिग को काटने लग जाता है और इनको कहता है मेरी मदद करो इस पिग को घर तक पहुंचाने में। और जब ये लोग उसके घर पहुंचते हैं तो वो उनकी उसी पिग से दावत करता है और ये लोग तो खाने पे ऐसे टूटते हैं जैसे ज़ोंबी मूवी के एक्स्ट्राज हों। और अगला हफ्ता ये लोग तानाका के घर ही गुजारते हैं और फिर दोबारा अपने सफर पर निकल जाते हैं। और 3 दिन बाद ये लोग एक दरिया तक पहुँचते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि ये जो मैप फॉलो कर रहे हैं वो बहुत ही पुराना है और अब इन्हें ये दरिया तैर कर पार करना होगा। फिर ये अपना सारा सामान बांध कर कुछ लकड़ियों के ऊपर रख कर पार करते हैं। मित्सुई और यूई को किनारे के दूसरी तरफ उतार कर दोनों बाप बेटा साइकिल को लाने के लिए दोबारा दूसरी तरफ जाते हैं और साइकिल्स को लोड करके जब वापस आ रहे होते हैं तो बारिश हो जाती है और इनकी टूटी फूटी टाइटैनिक पूरी टूट जाती है। योशियोकी डूबने लग जाता है। केंजी अपने बाप को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ सिर्फ अपने बाप की विग ही आती है और फिर ये सारे किनारे पे बैठ के रो रहे होते हैं क्योंकि इनको नहीं पता था कि इनका बाप गंजा है। मेरा मतलब अपने बाप की मौत का अफसोस कर रहे होते हैं। और अब डे 93 हो चुका है। ये तीनों पैदल ही चले जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने तानाका से खाने का स्टॉक ले लिया था तो किसी तरह अभी तक मैनेज कर रहे थे। अब ये लोग एक ट्रेन की पटरी पर चल रहे हैं कि अचानक मित्सुई पे कुछ कुत्ते अटैक कर देते हैं और वो बचते बचते नीचे गिर जाती है। बच्चे फौरन ही माँ को बचाने के लिए नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि इनकी माँ की टांग टूट चुकी है। वो किसी तरह उसको दोबारा ट्रेन की पटरी पे ले आते हैं लेकिन कुत्ते दोबारा मित्सुई पे अटैक करने आ जाते हैं। तभी वहाँ ट्रेन आ जाती है जो अभी भी चल रही है क्योंकि उसमें स्टीम इंजन लगा हुआ है। वो इनको देख के रुक जाती है और ये तीनों जल्दी से उस ट्रेन पे सवार हो जाते हैं और ट्रेन के अंदर लोग इनकी मदद करते हैं। मित्सुई की मरहम पट्टी कर देते हैं और इनको पानी एक्सेट्रा भी देते हैं। और फिर योशियोकी की बॉडी दरिया को पार करके किनारे तक आ जाती है लेकिन योशियोकी मरा नहीं होता। वो उठकर किसी तरह मैनेज करते हुए पास ही खड़े एक ट्रक के पास आ पहुंचता है और उसी वक्त इसकी फैमिली जिस स्टीम इंजन वाली ट्रेन पे सवार है इसके पास से गुजर रही होती है। वो एक स्मोक टॉर्च लाइट अप करता है जिसे ट्रेन में सवार लोग देख लेते हैं और ट्रेन को रोक देते हैं। योशियोकी फिर से अपनी फैमिली से मिल जाता है। पूरी सुजुकी फैमिली कंप्लीट हो जाने के बाद बहुत खुश होती है और ट्रेन इन्हें आखिरकार इनकी मंजिल तक पहुंचा देती है जहां ये मित्सुई के डैड से काफी सालों बाद मिलते हैं और उसके साथ ही रहने लग जाते हैं। और अब 2 साल और 126 दिन हो चुके हैं बिजली को गए हुए। अब ये फैमिली कागोशिमा नाम के खूबसूरत से गांव में अपनी जिंदगी सादगी से गुजार रहे हैं जहां ये अपनी फिश भी खुद पकड़ते हैं और अपने कपड़े भी खुद बुनते हैं। और फिर एक रात योशियोकी अपने अलार्म की आवाज से उठता है और फिर पूरा गांव उड़ जाता है क्योंकि लाइट आ गई है। स्ट्रीट लाइट्स और फोन दोबारा ऑन हो जाते हैं और सभी हैरान परेशान यही सोच रहे हैं कि लाइट वापस कैसे आ गई इतनी देर बाद, पर किसी को कुछ पता नहीं होता। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद सुजुकी फैमिली दोबारा अपने घर टोक्यो लौट आई है। जाहिर सी बात है इनका प्यार अपने नाना से ज्यादा इंटरनेट से था। और फिर न्यूज में बताया जाता है कि पावर कट सोलर फ्लेयर जो सूरज से निकलती है उसकी वजह से हुआ था। लेकिन कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि ये सब कुछ आतंकवादियों की हरकत थी, लेकिन कंफर्म किसी को कुछ नहीं पता था। बस लाइट गई थी और 2.5 साल बाद लाइट आ गई। और इधर ये अनोखी स्टोरी खत्म हो जाती है जब ये फैमिली को वो पिक्चर रिसीव होती है जो उन मुसाफिरों ने
ने क्लिक की थी और प्रॉमिस किया था कि ये हम जरूर भेजेंगे। ये स्टोरी हमें जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की अहमियत का एहसास दिलाती है। जैसे सुजुकी फैमिली को ही देख लो, पहले ये लोग आपस में बात भी नहीं करते थे, लेकिन जब पावर कट हुआ तो इन्हें एक दूसरे की अहमियत का एहसास हुआ। इन्होंने ना सिर्फ एक दूसरे को पहचाना बल्कि पहले से काफी करीब एज अ फैमिली हो गए। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। फिर मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ।